हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज का ये वीडियो हम मेन पंचायत की समितियों पे देखने वाले हैं, क्योंकि पंचायत समितियों से पिछले कुछ वर्षों में नोटिस किया गया है कि एक नए क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है। ठीक है, सही क्या है पूछा है। सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, लोक कल्याण समिति, वित्त समिति, सहकारिता एवं उद्योग समिति। देखिए, यहाँ पे सही क्या है ये पूछना चाह रहा है कि जनपद पंचायत में कौन कौन सी समितियां गठित की जाती हैं। सामान्य प्रशासन समिति तो है, ठीक है, शिक्षा समिति, कृषि समिति भी है और सहकारिता और उद्योग समिति भी है। लोक कल्याण और वित्त समिति जनपद पंचायत और जिला पंचायत के स्तर पर गठित नहीं की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी डी और ए बी सी और एफ। ठीक है, एफ आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आप एक बार क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए। जनपद पंचायतों की स्थायी समितियों के विषय में सही कदम पूछे हैं। अगर आप इससे पहले विद्यालय से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहें। ठीक है, जनपद जिला में स्थायी समितियों की संख्या 5 से 7 होती है। उस दिन हमने ग्राम पंचायत, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों को डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में। आज हम जनपद और जिला के बारे में देखेंगे। और जनपद जिला में स्थायी समितियों की संख्या 5 से 7 होती है। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति, वन समिति, सहकारिता और उद्योग समिति, संचार एवं संकर्म समिति। सहकारिता एवं उद्योग समिति और संचार एवं संकर्म समिति ये ग्राम पंचायत से एक्स्ट्रा समिति है। ठीक है, ग्राम पंचायत में गोठान समिति होता था, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं वहां पे शिक्षा और कृषि एक साथ रहता था। तो यहाँ पे शिक्षा समिति अलग है, कृषि समिति अलग है, स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति है, वन समिति, सहकारिता और उद्योग समिति और संचार एवं संकर्म समिति। लोक कल्याण समिति और वित्त समिति जनपद और जिला पंचायत में नहीं होते हैं। जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। अब आपको विषय वाइज भी पढ़ना पड़ेगा कि किस समिति के पास कौन कौन से विषय संभालने की या फिर कौन से विषय से रिलेटेड अधिकार होते हैं। जिला पंचायत के केस में अगर हम देखें तो कृषि समिति के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, पशुपालन होता है, विद्युत शक्ति, समुच्च बंधन, कंपोस्ट खाद बनाना। ठीक है, बाढ़ और सूखा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल प्रदाय और अल्प बचत जैसे अधिकार उसके पास नहीं होते हैं। ठीक है, वो किसके पास होता है ये हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। पशुपालन, विद्युत शक्ति, समुच्च बंधन, कंपोस्ट खाद बनाना, ये 4 अधिकार हैं जो कृषि समिति के अंडर में रहते हैं। तो कौन कौन से अधिकार नहीं होते हैं यहाँ पे नहीं पूछा। ठीक है, सम्मिलित नहीं है, तो हमको नहीं वाले ऑप्शन में जाना है। तो 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6, 8 आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। किसी समिति के विषय क्या क्या है, पशुपालन है, विद्युत शक्ति है। ठीक है, विद्युत शक्ति को याद रखना है, विद्युत शक्ति थोड़ा हटके लगता है लेकिन विद्युत शक्ति कृषि समिति के अंतर्गत आता है। फिर समोच्च बंधन, कंपोस्ट खाद बनाना। ठीक है, फिर संचार एवं संकर्म समिति के पास क्या होता है, ये इसके पास होता है जल प्रदाय, जल प्रदाय अधिकार होता है संचार एवं संकर्म समिति के पास। शिक्षा समिति के विषय क्या क्या होता है, स्वास्थ्य और स्वच्छता होती है और बाढ़ और सूखा होती है, ये शिक्षा समिति के विषय होते हैं। और सहकारिता एवं उद्योग समिति के विषय में क्या होता है, अल्प बचत इसके अंडर में आता है। अच्छा, एक और बात याद रखना है, सामान्य प्रशासन समिति के जो मेंबर्स होते हैं ना वो कभी भी निर्वाचित नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो मतलब 5 से 7 जो स्थायी समितियां हैं सबके जो अध्यक्ष रहते हैं, एक समिति का एक अध्यक्ष होता है, तो सभी के अध्यक्ष क्या करते हैं, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य बनते हैं। और सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, जनपद और जिला का अध्यक्ष। ठीक है, जो मतलब जनपद पंचायत का अध्यक्ष होगा या जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा, सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष भी वही होगा। तो जितने भी उप समितियां होती हैं, जितनी भी स्थायी समितियां होती हैं, सभी के जो अध्यक्ष होते हैं वो सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य बनते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत की किस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में किस समिति के रिलेट में होंगे, किस समिति से संबंधित होंगे, सामान्य प्रशासन समिति। जिला पंचायत की शिक्षा समिति का पदेन सभापति कौन होता है? यस, ये एक क्वेश्चन है, अगर जिला मिले या ग्राम मिले या फिर जनपद मिले, ठीक है। शिक्षा समिति का पदेन जो सभापति होगा ये हमेशा उपाध्यक्ष या उप सरपंच होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत के स्तर पर अगर आप देख रहे हैं तो उप सरपंच होगा, जनपद जिला के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। वहां पे उपाध्यक्ष जो होते हैं, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, वो हमेशा शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है। ये पोस्ट इसके लिए हमेशा खाली रहती है, ठीक है। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला के सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होता है, जबकि जिला पंचायत का उपाध्यक्ष जिला पंचायत की शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है। और जो पदेन सदस्य होते हैं, जैसे सांसद हो गए, अच्छा, उस जनपद या जिला के अंतर्गत आने वाले जितने भी सांसद या विधायक होते हैं, सभी किसी भी समिति के मतलब जैसे अध्यक्ष नहीं बन सकते, ठीक है। सदस्य हो सकते हैं, वोट देने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है। समिति के अध्यक्ष नहीं हो सकते, किसी भी स्थायी समिति के सदस्य भी नहीं होते, स्थायी सदस्य नहीं हो सकते, पदेन सदस्य हो सकते हैं। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, यस, आ गया वही वाला क्वेश्चन। जनपद पंचायत में क्या है, वो पदेन सदस्य, स्थायी सदस्य नहीं है। जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जाएगा? किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जाएगा? वो सभी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है, लेकिन स्थायी सदस्य किसी भी समिति का नहीं हो सकता। वह विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य, वह समस्त समितियों का पदेन सदस्य होगा, स्थायी सदस्य नहीं होगा, ठीक है। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे किया जाता है? सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे किया जाता है? सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं। इसमें प्रशासन विशेषज्ञ नामित किए जाते हैं। देखिए क्या निर्माण कैसे होता है। स्थायी समितियों के सभापति या अध्यक्ष, जो भी स्थायी समितियों के सभापति या अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होते हैं। जितने भी 5 से 7 अगर समितियां हैं तो सामान्य प्रशासन समिति के अध्यक्ष तो अध्यक्ष हुए, जनपद पंचायत अध्यक्ष ही हो गए, सामान्य प्रशासन समिति के सभापति। तो जो बाकी 6 या 5 जो भी समितियां बच रही हैं, उनके जो भी सभापति होंगे वो सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य हो जाएंगे। शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं शिक्षा समिति के अंतर्गत पूछ रहा है। प्रौढ़ शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण, दुर्भिक्ष संचार, स्वास्थ्य और स्वच्छता। प्रौढ़ शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण, दुर्भिक्ष संचार, स्वास्थ्य और स्वच्छता। देखिए जो संचार है तो संचार और संकर्म समिति संभालेगी, ठीक है। तो शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं होगा। अगर आप दुर्भिक्ष को भी लेना चाहें तो दुर्भिक्ष और संचार में संचार एक वैलिड ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक समिति बनी हुई है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? संचार, डी। संचार क्षेत्राधिकार जनपद पंचायत की संचार और संकर्म समिति के अंतर्गत है। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? जिला के कंडीशन में भी वही हो जाएगा, ठीक है। जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा वही उसकी सामान्य प्रशासन समिति का सभापति भी होगा। जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं? अगेन आ गया, यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश की थी। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। सीजीपीएससी का ही पैटर्न है ये, कि हर साल वो समिति से लेके एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्राम सभा से लेके एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अनुच्छेदों से लेके एक क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले साल धाराओं से बहुत सारा प्रश्न आए थे, ठीक है। तो हमें वैसे ही तैयार रहना है एग्जाम के लिए। और अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जनपद पंचायत की किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं? तो किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं होंगे? वही जिसमें सदस्य पदेन होंगे। सभी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सदस्य माने जाते हैं, ठीक है। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? शिक्षा समिति के विषय में क्या है? शिक्षा समिति उपाध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है।
इसमें एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, इसमें एक अनुसूचित जाति का सदस्य होना आवश्यक है। महिला सदस्य वाली कंडीशन मैंडेटरी है, बाकी कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ST SC से रिलेटेड। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, एक और दो। शिक्षा समिति में उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है और एक महिला सदस्य होनी चाहिए शिक्षा समिति में, ताकि महिला शिक्षा को भी बढ़ावा मिल सके। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे? सरपंच। ठीक है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जिला पंचायत की किस समिति का सदस्य हो सकता है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जिला पंचायत की किस स्थायी समिति का सदस्य हो सकता है? किसी का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है। सांसद या विधायक, अगर यहीं पर सांसद या विधायक बोलता तो वो सभी समितियों के सदस्य हो सकते हैं, पदेन सदस्य। लेकिन ये जनपद के जो मेंबर्स, मान लीजिए 5 जनपद मिलके एक जिला बन रहा है, ठीक है, एक जिला बन रहा है, इसे मिटा देती हूँ। ठीक है, ये 5 जनपद है, ठीक है, 5 जनपद के अंतर्गत एक जिला बन रहे हैं। तो जो इसके अध्यक्ष होंगे, इनका जिला की स्थायी समितियों में कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा, कोई नए पदेन होंगे, नए नामित होंगे, किसी प्रकार से नहीं। ठीक है, बस सदस्य रहते हैं वो उस पंचायत की मीटिंग के, ठीक है, जिला पंचायत की मीटिंग में जाते हैं जनपद से। वही 5 साल में 20-20% करके जाना रहता है, 20% में ये गया, 20% में वो गया, 5-5 करके जो भी इसके अंडर में जितने भी जनपद पंचायत आएंगे वो सभी बारी बारी से एक एक साल के लिए जिला पंचायत के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जिला पंचायत की समितियों के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जिला पंचायत की किसी भी समिति का स्थायी सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? देखिए, एक आता है ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद और एक आता है ग्राम पंचायत के मध्य मतभेद। ठीक है, ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद होते हैं तो वो ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन में मतलब सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन का ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन में निकाला जाता है। लेकिन वही अगर 2 ग्राम पंचायतों के मध्य मतभेद आ गया है तो अंतिम रूप से राज्य सरकार इसमें अपना निर्णय देती है, डायरेक्ट नहीं आती है राज्य सरकार, उनके किसी प्राधिकारी के द्वारा ही अपना निर्णय सुनाती है। ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन द्वारा किया जाता है। अगर 2 पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया, अंततः किसके द्वारा किया जाएगा? अंततः किया जाता है राज्य शासन के द्वारा। ठीक है, 2 पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में राज्य शासन द्वारा क्या किया जाता है? निपटारा किया जाता है। मान लीजिए कि कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत का विघटन कर दिया गया है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? मैं 4-5 कंडीशन दिया हुआ है, 5 ही कंडीशन दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या होगा। शासन समिति का गठन करेगा, ग्राम सभा एक समिति का गठन करेगी, नई पंचायत के गठन तक उक्त ग्राम पंचायत विहीन होगी, समिति नई ग्राम पंचायत के गठन तक कार्य करेगी, नई ग्राम पंचायत की अवधि पूर्व ग्राम पंचायत की शेष अवधि तक रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई पंचायत विघटित हो जाता है तो क्या कंडीशन होता है? तब जो राज्य शासन होता है वो एक समिति गठित करता है। ठीक है, एक समिति गठित करता है, एक कमिटी गठित करेगा, ग्रुप मतलब मेंबर्स ऑफ ग्रुप गठित करेगा। ठीक है, और ये समिति क्या करेगी? ये समिति जो मान लीजिए कि पुरानी ग्राम पंचायत ने 2.5 साल अपने पूरे कर लिया और वो क्या हो गई? विघटित हो गई। ठीक है, तो अगले 2.5 साल के लिए जब तक कि इलेक्शन न हो जाए ये समिति क्या करेगी? आगे संभालेगी। ठीक है, नई समिति नई ग्राम पंचायत के गठन तक कार्य करेगी और नई ग्राम पंचायत की अवधि पूर्व ग्राम पंचायत की शेष अवधि तक रहेगी। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, 4 और 5। 1, 4, 5 आंसर हमारा सी। ठीक है, ऐसे कूट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं,
तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। हम अपने 15-15 क्वेश्चंस के सेट लिए हुए हैं, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक ही वीडियो को आगे लेके जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपनी तैयारी जारी रखें, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस बार एग्जाम में कांटे की टक्कर है। सीजीपीएससी पिछले 2-3 सालों से कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है। तो लास्ट टाइम अब जितना मतलब पढ़ा हुआ है पुराना, उसी को समेटने की बारी है। अब कुछ नया ज्यादा मत पढ़िएगा, लेकिन जैसे अगर लगता है कि कोई टॉपिक हम नहीं टच कर पाए हैं तो अभी भी समय है, 22 तारीख को पेपर है, और ज्यादा दिन भी नहीं बचा है बोलना चाहिए। एक आध कल तक में आप उस नए टॉपिक को कंप्लीट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। और बस जितना पुराना पढ़ा हुआ है बस उसी को रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। हम जो मतलब जितना आप रिवाइज करेंगे बस वही पेपर में काम आता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।